हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आखिर मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, इसको हो क्या गया है। जहाँ देखो सिर्फ लाल ही लाल दिखाई दे रहा है, हर जगह मार्केट गिर रहा है और सब लोग डरे हुए हैं कि आखिर मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। और ये डरने वाली बात भी है क्योंकि लगातार 5 महीने से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो डरने वाली बात है। जैसे कि लास्ट सेशन में जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुआ था 28 तारीख को, तो उसमें क्या हुआ है कि अराउंड 2% के आसपास मार्केट गिरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 2% के आसपास। आप यहाँ पे देखिए 420 रुपए के आसपास मार्केट गिरा है और 1.86% अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 28 तारीख के जो डेट में इसका मार्केट गिरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 से लेके 3% तक 14 ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5 से लेके 3% तक गिरे हैं। 26 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 0% से लेके 3% तक गिरे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गिरावट कह सकते हैं। और 5 ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि 5% से ज़्यादा गिरे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसका सपोर्ट है, ये भी निफ्टी बार बार अपना सपोर्ट ब्रेक करते जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले जो इसका सपोर्ट था वो 23,500 था, उसके बाद वहाँ से गिरा 23,500 के पास, फिर उसका जो सपोर्ट आया 22,800 के आसपास, जो कि हेवी सपोर्ट था, वो भी सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ दिया। और अभी जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो एग्जैक्टली 22,000 पे इसका जो है फर्स्ट सपोर्ट बना हुआ है। और उससे जो नीचे बना हुआ है 21,800 का सपोर्ट है और जो लास्ट सपोर्ट है वो 21,500 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है 21,500 का, तो समझिए कि ये बहुत बड़ा गिरावट होगा और ये घबराने वाली बात है। ये एक डरावना गिरावट होगा इस मार्केट में, इस भयंकर गिरावट में। अगर बात करते हैं हम, तो निफ्टी जो है अपने रिसेंटली हाई से, जो इसका हाई था सितंबर में अराउंड ये 26,000 के आसपास था, उसके बाद इसका जो गिरावट हुआ तो अब तक ये 15 से 16% उस वक्त से अभी तक गिर गया। मतलब रिसेंटली हाई से अभी तक ये 15 से 16% नीचे तक गिरा है। अगर हम देखते हैं तो निफ्टी तो एक तरह से ठीक ठाक है, मतलब कि 15-16% गिरे हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके जो स्टॉक्स हैं निफ्टी के और अदर स्टॉक्स हैं अराउंड 40-50%, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 40% एंड उससे ज़्यादा गिरे हैं। 40-50% ये बहुत ही आसान है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ जिसमें कि 40% 50% से ज़्यादा ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। आप लोग एक एक चीज़ देखें, मतलब थोड़ा बहुत मैं नाम बता रहा हूँ, सारे स्टॉक्स के तो नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हज़ारों में है, मतलब कि सैकड़ों हज़ारों में है। अगर 2-4 स्टॉक्स होता और कम गिरा होता तो मैं उसका नाम लेके आप लोगों को बताया था कि हाँ ये स्टॉक्स हैं। तो आप लोग ये एक टेबल से समझ लीजिए, मैं एक टेबल बनाया हूँ, उसमें आप देखिए CDSL जो है वो 42% के आसपास गिर चुका है अब तक स्टॉक अपने हाई से। गोदरेज प्रॉपर्टी 44%, ऐसे ये सारे स्टॉक्स है, एक एक का नाम मैं नहीं लूँगा, आप ये सारा डेटा देख सकते हैं यहाँ पे, मैं सबको निकाल के लाया हूँ। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ अराउंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं। HFCL हो गए, IDFC हो गए, टाटा मोटर्स हो गया, भेल हो गया, ये सारे स्टॉक्स 40-50% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा इनमें गिरावट आया, जबकि निफ्टी 15 से 16% ही गिरा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ इंडियन मार्केट ही रेड में चल रहा है और इंडियन मार्केट ही सिर्फ गिरा है। आप अगर देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है और ग्लोबल मार्केट में भी ऑलमोस्ट सारे जो मार्केट हैं वो गिरे हैं। आप यहाँ पे देखिए S&P 500 ये भी गिर चुका है, नैस्डैक ये भी गिरा है, ASK, निकेल, मतलब जितने भी हैं संघाई, सारे जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट वो भी ऑलमोस्ट सब माइनस में ही चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5%, 3.15%, 6.9%, मतलब सारे मार्केट गिरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट पे ही इफेक्ट पड़ रहा है और हमारा मार्केट सिर्फ यहाँ पे गिर रहा है, ग्लोबली मार्केट पे भी इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा आया है। आप लोग ये सब कुछ देख सकते हैं। इवन कि गोल्ड में भी गिरावट आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है और कहाँ तक जाएगा, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे लोग रीज़न दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलग अलग रीज़न है, मैं कुछ रीजन्स की बात करता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ न्यूज़ है इससे रिलेटेड। कॉजन अबाउट US मार्केट इन 2025, मनी टू बी रिलोकेटेड टू चाइना फ्रॉम इंडिया। जो मनी है वो इंडिया से चाइना की तरफ जा रहा है, ये सब। और एक छोटा न्यूज़ भी आ रहा है इस गिरते हुए मार्केट में, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी आ रहे हैं न्यूज़, ये इस मार्केट को नीचे ले जाने में मदद कर रहा है। मतलब ये मार्केट नीचे जा रहा है इन वजह से, ऑलरेडी ये बियर मार्केट है और उसके बाद छोटे छोटे न्यूज़ भी आ रहे हैं तो इस पर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। एक ये न्यूज़ हो गया। दूसरा न्यूज़ आप देख सकते हैं ट्रम्प टैरिफ लॉस फॉर इमर्जिंग एशिया, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रम्प प्लान टैरिफ ऑन द मैक्सिको कनाडा फॉर द March 4 वाइल डबलिंग एग्जिस्टिंग।
इसमें ये है कि जो पहले इसका टैरिफ लगने वाला था वो अप्रैल में लगने वाला था, लेकिन 2-4 दिन पहले का जो स्टेटमेंट रहा डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो क्या हो रहा है कि इसी मंथ से, मार्च से हम अप्लाई करेंगे और हम 4 तारीख से इस पर टैरिफ लगा देंगे। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहा इसका गिरने का। अब बात रहा कि आखिर ट्रंप बोल रहे हैं तो गिर क्यों रहा है। तो ट्रंप एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, आप समझ ले तो दुनिया का पावरफुल एक प्रेसिडेंट जो होता है वो है ट्रंप। तो सबको कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से, तो वो उनका एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। कोई भी मार्केट हो तो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है इनके स्टेटमेंट का। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट से रिलेटेड कि क्या क्या हुआ है। अगर पहले पॉइंट की बात करें, 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको फ्रॉम मार्च, मतलब मार्च से ये अप्लाई हो रहा है। 25% ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ऑल्सो 10% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना, एडिशनल 10% चाइना पे लगाने की बात हो रही है टैरिफ में। रेसिप्रोकल टैरिफ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ जो होगा वो अप्लाई होगा। इम्पैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया। अब रेसिप्रोकल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या है। रेसिप्रोकल जो टैरिफ है इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम दूसरे कंट्री पे चार्ज कर रहे हैं, अगर हम यूएस पे जो चार्ज कर रहे हैं सेम परसेंटेज के हिसाब से यूएस हम पे चार्ज करेगा। यही रेसिप्रोकल हुआ, मतलब कि जो हम कर रहे हैं वो सेम वही करेंगे। इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, FII सेलिंग इज नॉट स्टॉपिंग, दे हैव विड्रॉल 1.4 लाख करोड़ इन अ 2 मंथ। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। FIIs अभी तक अपना सेलिंग रोका नहीं है और अब तक 1.4 लाख करोड़ का ये सेलिंग कर चुका है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इस मार्केट के गिरने में। नेक्स्ट, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट ट्रम्प स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द टैरिफ। और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो हमारा ट्रम्प का स्टेटमेंट है टैरिफ के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे। इस वजह से भी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्लियरिटी नहीं है। अगर क्लियरिटी बन जाता कि इस वक्त तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा सेटल डाउन होने का चांसेस रहता। तो अभी तक ये मार्केट, ये सब गिरने के रीजंस हैं। और भी रीजंस इसमें है, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट इज वेरी बैड। मार्केट का भी जो सेंटिमेंट है वो खराब है। अगर मार्केट का मूड माहौल खराब है तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि थोड़ा सा भी न्यूज़ आएगा तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एनीथिंग बैड न्यूज़ कैन कॉजेज अ ह्यूज, आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी बैड न्यूज़ आ रहा है तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, निफ्टी स्मॉल कैप 100 डाउन 25% फ्रॉम ऑल टाइम हाई, लॉस ऑफ 5.25 लाख करोड़। मतलब कि जो निफ्टी का स्मॉल कैप है वो 25% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है और इसका जो लॉस हुआ है 5.25 लाख करोड़। तो ये भी एक कम अमाउंट नहीं होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और निफ्टी तो हमारा 15-16 ही गिरा था, लेकिन हमारा जो स्मॉल कैप है निफ्टी का वो 25% गिरा है। एंड निफ्टी का जो मिड कैप है वो भी 21% के आसपास गिर गया है, जबकि इसमें लॉस हुआ है वो 13.35 लाख करोड़। मतलब सब में लॉस हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आप निफ्टी का जो लॉस है देख सकते हैं 14 से 15%, जो कि 32 लाख करोड़। तो इतना बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस होता है। इतना ज़्यादा पैसा स्वाहा हो चुका है अब तक मार्केट में। अब हम लोग बात करते हैं कि एक और चीज़ मार्केट में चल रहा है कि जो मार्केट है 28 साल बाद ऐसा कंडीशन आया है कि मार्केट इतना नीचे गया है। तो एक्चुअली ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये इस लेवल पे हो रहा है कि 28 साल बाद जो निफ्टी है कंटिन्यूअसली 5 मंथ तक अपना लगातार लो बना रहा है। इससे पहले नहीं हुआ था, मतलब कि 1996 में फर्स्ट टाइम ऐसा आया था जबकि निफ्टी जो है 5 महीने तक लगातार गिरते रहा था। और वो महीना जुलाई से लेकर नवंबर तक था 1996 में। उस वक्त जो निफ्टी गिरा था वो 29%, जो कि बहुत बड़ा गिरावट था निफ्टी के लिए। उस वक्त 29% गिरा था। और अगर 4 महीने कंटिन्यूअसली गिरने की बात करें हम निफ्टी की, तो 4 महीने कंटिन्यूअसली जो निफ्टी गिरा था वो 2001 में गिरा था। और उससे पहले इसीलिए लोग कहता था कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है 2004 के हिसाब से। लेकिन अभी के हिसाब से कंटिन्यूअसली ये 5 महीने से गिर रहा है, तो ये 28 साल का कंपैरिजन इसी से लोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडेक्स गिरा था अपने स्टॉक मार्केट के लाइफ में, तो वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ वो मिला मुझे सेंसेक्स का। सेंसेक्स लगभग 37%, मतलब कि 37% ये गिरा था, जो कि मैक्सिमम इसका था। और यह 1995 में गिरा, 1994 सितंबर से लेके अप्रैल 1995 तक लगातार 8 महीना तक सेंसेक्स रेड में रहा, जो कि रिटर्न नहीं दिया था।
तो ये एक बहुत बड़ा गिरावट था उस वक्त के लिए, मतलब कि 8 महीना कोई भी अगर इंडेक्स गिर रहा है तो बहुत बड़ा गिरावट है। उस वक्त 37% सेंसेक्स गिरा था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मार्केट इतना तेजी से गिर रहा है तो इसमें घबराने वाली कुछ ज़्यादा बात नहीं है। मार्केट जैसे गिरता है ना उसी हिसाब से रिकवर भी होता है। जब 1996 में निफ्टी 29% गिरा था तो उस वक्त क्या हुआ था कि 3 महीने के अंदर ही ये 20% से ऊपर रिकवर हो गया था। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप अभी खरीद सकते हैं। ये कोई बड़ा लेवल नहीं है, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल रिस्क ना लूँ, थोड़ा और ये करूं, मतलब रिस्क को अपने कम करूं, तो बेहतर होगा कि अगर आप वेट एंड वॉच करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मतलब अभी आप और कुछ दिन देख लीजिए कि मार्केट का मूड और माहौल क्या रह रहा है और अभी कैसा रिएक्ट कर रहा है, कुछ न्यूज़ कैसे आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रुकने के लिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट देखेंगे कि इसमें जो मार्केट गिर रहा है इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पहला पॉइंट मेरा ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप वेट करें, 10-15 साल के लिए सोच रहे हैं तो आप आराम से स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा। लॉन्ग टर्म में चांसेस कम होता है कि मार्केट आपको लॉस देगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। जो सेकंड मेरा पॉइंट है, अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप SIP इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बहुत सारे लोग घबरा के, अभी मतलब अराउंड 60 से 65 लाख SIP बंद हो चुके हैं, तो आपको SIP बंद करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि SIP आप जब भी करते हैं तो 10 साल, 15 साल, 5 साल से नीचे का नहीं करते हैं। अगर इस सोच में कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी कि आप SIP में और पैसा लगाकर और उसका एवरेजिंग करके आप उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा कि आप और पैसा लगा के उसको एवरेज करें। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, तो बेटर होगा कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदें। मतलब कि अभी के हिसाब से थोड़ा सा कुछ अमाउंट अभी उठा लें, फिर कुछ दिन बाद कुछ अमाउंट लें। मतलब एक बार में आप ज़्यादा अमाउंट ना उठाएं, धीरे धीरे करके आप अपने स्टॉक्स को खरीदें और अपना पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते जाएं। और जो चौथा पॉइंट है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मार्केट तो ऊपर नीचे आते जाता रहता है, ज़्यादा पैनिक ना हो। ऑलमोस्ट मार्केट अपने करेक्शन लेवल पे आ चुका है, कुछ ही दिनों में ये रिकवर करने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप 10 साल 12 साल के हिसाब से करें तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ ही समय के लिए इन्वेस्ट करें, थोड़े दिन में जाए और निकल जाए, तो अभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप पहले उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लें। कोई भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका टेक्निकल क्या है। अगर ये सब आप पॉइंट को देखते हुए काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मैं तो अपने हिसाब से परफेक्ट बता रहा हूँ, अपने हिसाब से जो रिसर्च है, मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं अपने हिसाब से देखा हूँ इस चीज़ को, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका खुद का रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। हर एक लोगों का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होता है। जैसे मेरा रिस्क है कि मैं इतना पैसा अभी लगा दे रहा हूँ तो मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, 10-15 साल तक मुझे इस पैसे का कोई काम नहीं है। किसी को चाहिए कि मुझे 3-4 साल बाद पैसा चाहिए। तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप पैसा लगाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अपने हिसाब से सबको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा जो पैसा अगर इतने दिन तक फंसा रहेगा तो क्या इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। ये आप एक अच्छे से सोचें और उसके हिसाब से इस चीज़ को देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, जो चीज़ भी मैंने बताया आपको कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है और अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए
और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे कैसे कंसीडर करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म है तो उसमें कोई मसला वाला बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप इन्वेस्ट करें। आपको एक मौका दिया जा रहा है, मतलब आपको एक मौका मिला है यहाँ पे कि करेक्शन के टाइम पे आपको खरीदने के लिए मिल रहा है। और अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो आप थोड़ा सा छोटे छोटे अमाउंट में खरीद के यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, जो भी मैं बताया हूँ एक बार अपने से रिसर्च करें और उसके बाद इस पे काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।